प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धति वाले पार्ट से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की क्या प्रक्रिया या प्रणाली रहती है अध्ययन की, उसको लेकर आया हूँ। मेरे पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ, उसकी परिभाषा, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताएं, आधारभूत मान्यताएं और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रकारों पर चर्चा की थी। इसमें किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, क्या प्रक्रिया से यह अध्ययन गुजरता है, उस पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन एक सुनिश्चित एवं व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में सूक्ष्म, गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि से अध्ययन करने के लिए हमें जिन चरणों से गुजरना होता है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। समस्या का विवरण। इस पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत एवं वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। समस्या का वर्णन और उसकी व्याख्या इस विधि का प्रथम सोपान है। इस चरण में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिनको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अध्ययन समस्या का चयन। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम यह तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों का अध्ययन किया जाएगा। ये व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं: साधारण, विशेष तथा असाधारण। दूसरा, इकाइयों के प्रकार एवं संख्या का निर्धारण। अध्ययन विषय के चयन के बाद अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या एवं उनके प्रकारों को तय किया जाता है। यह भी तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था अथवा समुदाय में से क्या होगी और इनकी कितनी संख्या होगी। विश्लेषण का क्षेत्र। इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद यह तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। घटनाओं का कालक्रम। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। निर्धारक कारक। व्यक्तिगत अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये कारक 2 प्रकार के होते हैं: प्रमुख कारक और सहायक कारक। प्रमुख कारक ये वे कारक होते हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उसके साथियों का योगदान अथवा गरीबी प्रमुख कारक होता है। दूसरा होता है सहायक कारक। ये वे कारक हैं जो मनुष्य जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं मानसिक तनाव आदि सहायक कारक के रूप में कार्य करते हैं। विश्लेषण एवं निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति का अंतिम चरण संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर घटना का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन की कमियों एवं भविष्य की संभावनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के यंत्र एवं उसकी प्रविधियों पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा किसी एक सामाजिक इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सूचनाओं के संकलन हेतु अनेक यंत्रों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन के प्रमुख यंत्र या प्रविधियां कौन कौन सी हैं? डायरी, पत्र, जीवन इतिहास तथा प्रलेख
अब इन पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डायरी। कई व्यक्तियों को अपने जीवन की दैनिक घटनाओं को डायरी में लिखने की आदत होती है। डायरियों से हमें लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की जानकारी मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवेचन प्राप्त होता है। डायरी से हमें प्रमुख घटनाओं का वर्णन, आय व्यय के आंकड़े, महत्वपूर्ण पते एवं विभिन्न विषयों पर व्यक्ति के विचार आदि ज्ञात होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रकट करते हैं। साथ ही इनसे व्यक्ति के सामाजिक संपर्क का ब्यौरा भी मिलता है। डायरी द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम साक्षात्कार एवं अन्य विधियों द्वारा भी ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार डायरी व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्यों को उजागर करती है। इनके द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, गोपनीय तथ्यों, किसी विषय के बारे में प्रतिक्रियाओं, संकल्पों, मनोवृत्तियों, सफलताओं तथा विफलताओं की जानकारी हमें मिल जाती है। पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र कई बार व्यक्ति के एक विषय पर उसके दृष्टिकोण का चित्रण करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। पत्रों के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अंतरंग सामग्री भी उपलब्ध होती है, जो कुछ निश्चित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। पत्रों में जीवन की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी होती हैं। पंडित नेहरू ने श्रीमती गांधी जी को पत्रों के माध्यम से ही भारत और विश्व इतिहास की अनेक घटनाओं का ज्ञान कराया था। ये पत्र पहले पिता के पत्र पुत्री के नाम और बाद में विश्व इतिहास की एक झलक शीर्षक से पुस्तकों में प्रकाशित हुए। पत्रों के माध्यम से हम व्यक्ति के मनोभावों, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा, जीवन के मूल्य, तनाव, विश्वास और महत्वाकांक्षाओं को ज्ञात कर सकते हैं। महापुरुषों के पत्र उनकी मृत्यु के पश्चात भी प्राचीन संग्रहालयों में उपलब्ध होते हैं। यदि हम व्यक्ति के जीवन के बारे में वास्तविक एवं महत्वपूर्ण अनुभव एवं विचारों को जानना चाहते हैं तो उसके द्वारा लिखे हुए पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की कटु अनुभूतियों एवं मधुर स्मृतियों की वास्तविक एवं विश्वसनीय जानकारी हमें पत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। जीवन इतिहास। व्यक्तिगत अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत जीवन इतिहास है। इसके अंतर्गत जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं, जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूह तथा सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संबंध ज्ञात होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भाषा में अपने जीवन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें जीवन के विकास का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। जीवन इतिहास को परिभाषित करते हुए जॉन बेज कहते हैं कि जीवन इतिहास का तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से है, परंतु व्यवहारिक अर्थ में इसका अर्थ किसी भी जीवनी संबंधी सामग्री को सम्मिलित इसमें किया जा सकता है। एक जीवन इतिहास में प्रधानतः किन बातों पर प्रकाश डाला जाता है? पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। दूसरा, वे पारिस्थितिक दशाएं में घटनाएं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित एवं परिवर्तित किया। परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने व्यक्ति को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया अथवा व्यक्ति के जीवन में निराशा उत्पन्न की। संपूर्ण जीवन के अनुभव। प्रभावशाली व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा आशाएं तथा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार भविष्य के प्रति व्यक्ति की धारणा। चौथा जो यंत्र है या प्रविधि है, प्रलेख। डायरी, पत्र, जीवन इतिहास के अतिरिक्त व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन में कुछ अन्य स्रोत जैसे कि व्यक्तिगत प्रलेख आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें आत्मकथाएं, स्कूल व कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सरकारी तथा गैर सरकारी विज्ञप्तियों, साहित्यिक सामग्रियों, भूत एवं वर्तमान से संबंधित अनुसंधान प्रतिवेदनों आदि को सम्मिलित किया जाता है। आलपोर्ट ने इस बारे में कहा है कि व्यक्तिगत प्रलेख आत्म प्रदर्शन करने वाले ऐसे तथ्य हैं जो इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक लेखक के मानसिक जीवन की संरचना, गत्यात्मकता एवं कार्य करने के बारे में प्रत्यक्ष सूचनाएं देते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन दर्शन, सामाजिक संबंधों एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी व्यक्तिगत अध्ययन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
और ये द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। इनके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस तथा न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, प्रकाशित साहित्य, मित्रों एवं संबंधियों से साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्मरण केस से संबंधित वंशावली, फोटोग्राफ्स, एल्बम, नक्शे, चार्ट, प्रमाण पत्र, समाचार पत्रों में छपी खबरें आदि भी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होते हैं। तो आज हमने किस प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की किया जाता है, अध्ययन पद्धति की प्रणाली क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के यंत्र या प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।